जय हिंद बच्चों। जैसा कि आज हम लोग क्लास 8 लेवल का जो बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक चैप्टर है, उसको एकदम बेस से लेके आए हैं। आज हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा यानी कि बीजगणित को शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको अलजेब्रा को समझने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक के निर्माण, उनके आधार, उनके गुणांक, उनके घात, इन सबों के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जानने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम चर और अचर संख्याओं को जानें। अचर संख्या यानी कि कांस्टेंट नंबर्स या नंबर। चलिए, अब अचर संख्या के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करें। अचर और चर। चर यानी कि चलने वाला, मतलब कि नहीं, यानी कि वैसी संख्याएं जिनका मान नहीं बदलता है, उसे अचर संख्याएं कहते हैं। अचर संख्याएं यानी कि कांस्टेंट नंबर कहते हैं। यहां पे जान लें कि अचर संख्या अचर यानी कि न चर यानी कि नहीं चलने वाले, जिनका मान नहीं बदलता हो, वही चीज यहाँ परिभाषा में वैसा ही लिख दिया गया है कि वैसी संख्याएं जिनका मान नहीं बदलता हो उन्हें हम अचर संख्या कहते हैं। जैसे में आप यहाँ समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यह क्रम जाएगा, या -1, आगे आपका -1, 0 भी लगा लीजिए, 0 -1 -2 -3 -4 -5, यह क्रम भी आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद भी आपको टोटल परिमेय संख्याएं, यानी यह तो हो गया पूर्णांक संख्याओं का समूह, यह हो गया आपका पूर्णांक संख्याओं का समूह। पूर्णांक संख्याओं का समूह हो गया, यह अचर संख्या में आ जाता है। पूर्णांक संख्याओं का समूह और दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/2 3/4 -2/3, इस तरह से, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि यह है परिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय संख्याएं, यानी ये सभी अचर संख्या के अंतर्गत ही आ जाती हैं। अचर संख्या यानी इन सबों का मान नहीं बदलता है। कभी आपने देखा है कि 1 बराबर -4, 1 बराबर -5, ऐसा कभी नहीं देखा है। इसलिए ऐसी इन संख्याओं का मान निश्चित रहता है, फिक्स रहता है।
समझे? इसमें टोटल पूर्णांक संख्याओं का समूह आ जाएगा और टोटल परिमेय संख्याओं का समूह आ जाएगा। इतना ही। उसके बाद अब हम जाने दूसरे नंबर पे चर संख्या। चर संख्या यानी कि चर संख्या मतलब कि हम यह देख पा रहे हैं कि वैसी संख्याएं जिनका मान चलती हो यानी कि बदलती हो, यानी इसको हम कहते हैं वेरिएबल नंबर्स। चर संख्याएं यानी कि वेरिएबल चर संख्याएं यानी कि वेरिएबल नंबर्स। चर संख्याएं यानी वेरिएबल नंबर्स क्या है? वेरिएबल नंबर्स के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। वैसी संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलती रहती हैं, चर संख्याएं कहलाती हैं। वेरिएबल्स नंबर कहलाती है। वैसी संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलती रहती हैं चर संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको देखना यह है कि चर संख्या में क्या होगा, तो आपका एक्स वाई जेड, आप यहाँ से ए बी सी डी से उठा लीजिए, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करते एक्स वाई जेड तक, ये सभी चर संख्याएं हैं। अब आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि ये तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप अंग्रेजी हिंदी के भी अल्फ़ाबेट्स को आप चर संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं। क ख ग घ ऐसे करते आगे तक जहाँ तक मन करे। यानी जब हम संख्याओं को अल्फ़ाबेट्स के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जब संख्याओं को हम अल्फ़ाबेट्स के अक्षरों द्वारा जब व्यक्त करते हैं तो उनको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक्स यानी कि चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर्स कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि बीजीय व्यंजक क्या है। अब बीजीय व्यंजक को जानने के लिए हम लोग यहाँ ध्यान दें कि जब अचर और चर संख्याएं गणित की संक्रियाओं द्वारा
गणित की संक्रियाओं द्वारा मतलब आपको यहां जानना होगा कि जोड़, घटाव, गुना और भाग ये गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं। जोड़, घटाव, गुना और भाग यही गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। द्वारा संयोग कर है तो वे बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक यानी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अब इसको हम ध्यान से देखें, जैसे में कि एक अचर संख्या जैसे कि 3 ने जोड़ के साथ संयोग किया, गणित की संक्रिया यानी कि जोड़ के साथ संपर्क किया, संयोग किया किसके साथ? 3x के साथ, यानी x यानी कि 3 + x यानी x + 3 यह एक पद है, यानी कि यह एक बीजीय व्यंजक है। यह एक बीजीय व्यंजक है, इसको पद भी कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पद ये भी कहलाएंगे, ये भी कहलाएंगे, ठीक है। पद का मतलब ऐसे होता है, समझे? तो अब मान लीजिए अगर x के साथ 5 क्रिया करता है तो यहाँ पे आ गया आपका x - 5, यह भी एक यानी कि बीजीय व्यंजक है, ठीक है। यह भी एक बीजीय व्यंजक है। अब आगे आप यह ध्यान दीजिए कि जब x के साथ 3 क्रिया कर रहा है, यानी कि गुना के चिन्ह के द्वारा अगर संयोग हो रहा है तो यह बन जाएगा 3x, तो यह एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। उस तरह से अगर x के साथ भाग के चिन्ह द्वारा अगर संयोग हो रहा है 5 का, तो यह हो जाएगा x/5, यानी कि यह भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। चलिए आगे, यानी अब बहुपद का विभाजन निम्नलिखित 2 आधार पर किया गया है। निम्नलिखित 2 आधार पर, जिसका पहला आधार है पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पदों के संख्या के आधार पर बीजीय व्यंजक के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पदों की संख्या के आधार पर बीजीय व्यंजक के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है एक पदी व्यंजक। क्या कहते हैं उसको? एक पदी व्यंजक। यानी मोनोमियल। मोनोमियल क्या कहते हैं?
मोनोमियल, ठीक है। यानी मोनोमियल वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें सिर्फ एक पद होते हैं, वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें सिर्फ एक पद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे में आप यहाँ समझ सकते हैं कि 3 गुने x यानी कि 3x, यह कै गो पद है, ये कितना पद है, सिर्फ एक पद है। आगे x/5, यह कितना पद है, एक पद है, ठीक है। 3 - 5, ये सभी एक पदी व्यंजक के उदाहरण। दूसरा प्रकार आपका हो जाता है बाइनोमियल, यानी कि द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक, बाइनोमियल द्विपदी व्यंजक, यानी कि वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें दो पद होते हैं। अब दो पद होते हैं का मतलब, जैसे देखिए यहाँ 3x + 5, यह देखिए एक पद दो पद, ठीक है। x + y, एक पद और दो पद, यानी कि दो पद है। यहाँ y + 3, यानी यहाँ भी दो पद है। यहाँ -3 + x, यहाँ भी दो पद है, ठीक है। इस तरह से इसको हम कहते हैं द्विपदी व्यंजक, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा है त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक यानी इसको कहते हैं ट्रिनोमियल। क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं ट्रिनोमियल, ठीक है। ट्रिनोमियल बाइनोमियल्स, मोनोमियल और ट्रिनोमियल्स यानी कि वैसे बहुपद, यानी वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें कितने पद होते हैं। देखिए यहाँ त्रिपदी, यानी कि कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। उनको हम, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है, इसीलिए हम नहीं लिखा रहे। अब हर चीज को लिखाया जाए, कुछ चीज को तो आप लोग खुद से समझिए ना। एक पदी यानी कि एगो पद हो, द्विपदी यानी कि दूगो पद हो, त्रिपदी यानी कि 3 पद हो। तो 3 पद यानी कि जैसे देखिए x + y - 3, देखिए यहाँ कितने पद हैं, एक पद, दो पद और तीसरा पद, ठीक है। 3x² - x + 1, यहाँ पर कितना पद है, 3 पद है। यहाँ पे आ जाइए x² + y² + 2x, यहाँ भी 3 पद, समझ गए, हो गया। अब आपका है चौथा बहुपदी व्यंजक। बहुपदी व्यंजक यानी इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल्स आपका क्या, बहुपदी व्यंजक यानी पोलिनोमियल्स, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुभुज का पॉलीगॉन कहते हैं ना, बहुभुज को पॉलीगॉन कहते हैं, तो उसी से बन गया देखिए बहुपदी यानी कि पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब बहुपदी व्यंजक यानी कि वैसा व्यंजक जिसमें 3 या 3 से अधिक पद होते हैं, वैसे व्यंजक आप लिखिए कि वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें 3 या 3 से अधिक पद होते हैं,
उन्हें हम बहुपदी व्यंजक कहते हैं। यानी कि आपका ये 3 पद वाला जितना भी है ये बहुपदी व्यंजक का उदाहरण हो सकता है। ठीक है। अब प्लस आपका जैसे मान लीजिए 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, इसमें 4 पद है तो ये भी बहुपद है। जिसमें 5 पद होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ x पर पावर 4 प्लस 2x पर पावर 3 प्लस x के पावर यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पद हैं, तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? बहुपदी व्यंजक के बारे में। जिसमें 3 पद भी है वह भी बहुपदी व्यंजक है। लेकिन अगर ऑप्शन रहे कि भाई 3 पद दे करके कि यह त्रिपदी व्यंजक है कि बहुपदी व्यंजक है, तो पहले आपको वहां पे तो त्रिपदी चुनना होगा। ठीक है। और जहां अगर मान लीजिए कि कह रहा है कि 3x प्लस 5 और इसमें कि कौन बहुपदी व्यंजक है, तो कौन उठेगा? जो त्रिपदी होगा वो बहुपदी में उठ जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब यहाँ पे आप देख लीजिए पद का गुणांक। पद का गुणांक का मतलब क्या होता है कि किसी पद में जो अचर राशि का मान होता है वही उस पद का गुणांक माना जाता है। किसी पद में जो अचर राशि का मान होता है वही उस पद का गुणांक माना जाता है। जैसे 3x में यह x जो है वह तो चर का मान है और अचर का मान क्या है? 3। तो 3x में गुणांक हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? समझ गए इसको? जैसे अगर मान लीजिए कि 2x स्क्वायर वाई, अब इस पद का गुणांक आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां अचर का मान क्या है? इसमें अचर का मान है 2। तो अचर का मान 2 है, इसलिए गुणांक जो इसका भी हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहां पे मान लीजिए कि 5x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि इस पद का गुणांक क्या है, तो इस पद का गुणांक 2 है। इस पद का गुणांक क्या है? तो इस पद का गुणांक 3 है, इस पद का 2 है, इस पद का 3 है, इस पद का गुणांक क्या है? तो आप कहेंगे कि इस पद का गुणांक 5 है। यानी कि किसी भी पद में जो अचर राशि का जो मान होता है वही अचर संख्या का जो मान होता है वही उस पद का गुणांक होता है। अब पद के गुणांक पे आइए कि आखिर x स्क्वायर में इस पद का गुणांक क्या है? x स्क्वायर में इस पद का गुणांक क्या है? तो भाई यहाँ पे कोई अचर राशि अचर संख्या नहीं है। तो नहीं है का मतलब है कि इसका गुणांक आप 1 करेंगे, यानी 1 कर देंगे। इसका गुणांक क्या है? यानी यहाँ 1 का x स्क्वायर के साथ गुना हुआ है, इसीलिए यह x स्क्वायर है। इसीलिए इसमें 1 साइलेंट है। इसीलिए जब भी आपको बोलना हो तो ऐसे पदों में आप कह सकते हैं कि गुणांक इसका 1 है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप पद के घात की तरफ। पद के घात में तो यहां देखिए, मान लीजिए 5x स्क्वायर, इसमें पद का घात क्या है? पद का घात क्या है? तो इसमें पद के घात से पहले क्या समझते हैं, तो समझ लीजिए कि किसी पद में मौजूद चर राशि के घात को उस पद का घात कहा जाता है। उस पद का घात कहा जाता है। तो यहां चर क्या है? चर राशि क्या है? x है। और x का घात कितना है? तो घात है 2, तो इसलिए 2 जो है इस पद का घात है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 5x स्क्वायर वाई क्यूब जेड, इस पद का घात क्या है? ठीक है। तो आपको चूंकि ये भी चर है, ये भी चर है
और ये भी चर है, तीन तीन यहाँ चर पद है। तो इस पद का घात कितना है, इस पद का घात 2 है, घात कितना है, तो इस पद का घात यानी कि x का घात कितना है 2 है, y का घात कितना है 3 है, और z का घात कितना है 1 है, यानी कि पद का घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ गए। यहां हम एक पदी ये जो भी आपको बताया जा रहा है एक पदी व्यंजकों के घात बताए जा रहे हैं। किसके घात बताए जा रहे हैं, एक पदी व्यंजकों के घात बताए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं बहुपदी व्यंजकों के घात की तरफ। तो बहुपदी व्यंजक ये जो आपको दोनों बताए गए हैं वह एक पदी व्यंजक के घात बताए गए हैं, एक पदी व्यंजक के घात, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुपदी व्यंजकों के घात पर विचार करें। बहुपदी व्यंजकों के घात पर विचार करें। बहुपदी व्यंजक यानी कि आपका हो जाएगा 5x² प्लस 3 x के पावर 4 y के पावर 3 माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 3x² ये आपके बहुपदी व्यंजक के उदाहरण है। अब आपको देखना है कि आपको यहां देखिए, अब इतना तो बता सकते हैं कि इस पद का घात कितना है, तो 2 यहाँ है 1 यहाँ है, यानी इस पद का घात है 3। इस पद का घात कितना है, इस पद का यहाँ 4 है यहाँ 3 है, यानी कुल मिला के 7 है। यहां पर देखिए इस x का घात कितना है 1 और y का घात कितना है 2, यानी कि कुल मिला के कितना है 2 1 3 है। यहां भी वही हाल है कि 3 है। अब आप यहां देखिए सबसे अधिक घात किसका है, इस पद का है, यानी सेकेंड वाले पद का घात जो है वह सबसे बड़ा है। तो बहुपदी व्यंजकों में जिस पद का घात सबसे बड़ा हो वही घात उस पूरे पद का घात माना जाता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं कि बहुपदी व्यंजकों में जिस पद का घात सबसे बड़ा हो वही उस पूरे बहुपद का घात माना जाता है, यानी इसका घात क्या है, इस पद का घात जो है, इस पूरे पद का घात जो है वह 7 है। यही आपका आंसर होना चाहिए। समझ गए इसको। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि घात के आधार पर बीजीय व्यंजक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक समीकरण या एक घाती समीकरण जिसको हम लाइनर इक्वेशन कहते हैं। दूसरा हो गया द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं उसको। तीसरा हो गया त्रिघात समीकरण या घन समीकरण भी उसको कहते हैं, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। नाम से जैसे कि आपको पता चल रहा है कि वैसे समीकरण या वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक घात हो, जिसमें सिर्फ एक घात हो, उसको हम रैखिक समीकरण यानी कि एक घाती समीकरण कहते हैं। एक घाती समीकरण को आप समझ सकते हैं यहाँ पे, एक घाती समीकरण को यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे x प्लस 3 यह एक घाती समीकरण है, क्योंकि यहाँ देखिए अचर पद पे ही घात देखना है ना, अचर पद पे घात देखना है। इसका घात क्या है 1 है, ठीक है। आपको कहा जाए कि नहीं x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है, या x प्लस वाई इसको या x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ पे आपको देखना है कि ये घात, ये आपके समझिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी रैखिक के समीकरण होगा क्योंकि यहाँ भी घात 1 है और यहाँ भी घात 1 है, तो एक ही घात है, समझे। तो जब घात 1 है तो एक घाती समीकरण का ही ये भी उदाहरण है, लेकिन इसमें चूंकि 2 चर हैं तो इस तरह के समीकरण को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ 1 चर है तो 1 चर वाले समीकरण, लेकिन एक घाती समीकरण। एक घाती समीकरण जो होता है उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है
और उसी में जब 2 चर होगा तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, 3 चर होगा तो 3 चर वाले रैखिक समीकरण हो सकता है। इस तरह से आगे आप 2x + 3, यहाँ पे घात 1 है, ठीक है, इसलिए एक घातीय समीकरण का उदाहरण है। समझ गए आप? घात की संख्या पर ध्यान देना है, उससे ही उसको पता चलता है। अब दूसरा आपका आ गया यहाँ पे द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण यानी कि जैसे अगर हम करते हैं कि 2x² - 5, देखिए यहाँ 2x² - 5, ठीक है, यहाँ घात कितना है इसका? 2 है, तो 2 घात है इसलिए द्विघाती समीकरण है, ठीक है। x² + 2x + 5, ठीक है, या हाँ चलिए +5। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसका घात कितना है? 2 ही है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण का उदाहरण है। यानी द्विघात यानी कि कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उदाहरण है जिसमें 2 घात हो। अब यहाँ पे आ जाइए 3 घात, जैसे कि आप देख लीजिए x³ + 2x² + x + 3, यह एक पद है, बहुपद है। अब यहाँ देखिए इसका घात क्या है? तो बहुपदी व्यंजकों में आपको कहा गया था कि जिस पद का घात अधिक होता है वही घात उस पूरे पद का माना जाता है। तो यहाँ सबसे अधिक घात किसका है? इसका है, ठीक है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद यानी कि त्रिघात बहुपद या घन समीकरण के अंतर्गत रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? आप यहां तक समझ